स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। विज्ञान की कक्षा में आज आपको पढ़ाया जा रहा है दूसरा पार्ट अम्ल क्षारक व लवण। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज आपसे विनती है कि आप पहला पार्ट पहले पढ़े, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं वो पढ़ना पहले जरूरी है। उसके बाद में इन पार्ट में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो आपको जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण हमने पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद में अम्ल क्षारक व लवण का जो पार्ट है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में बेल आइकन है, उसके पास में जो घंटी वाला है उसको दबाकर ऑल का बटन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया आपने, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं। अब अपनी जो बुक है वो आप खोल लीजिएगा, साथ में पेन कॉपी ले लीजिएगा और एकांत में जाके बैठ जाइए। कान में ईयरफोन लगाकर किसी एकांत जगह पर जाके बैठ जाइए। क्या पढ़ने वाले हम? अम्ल क्षारक व लवण। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा कि जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको जो है कंप्लीट विज्ञान और उसके बाद में जो विज्ञान के बाद में गणित, आपको दोनों क्लासें मिलेगी, विज्ञान और गणित की क्लासें 6 से लेकर 12 तक की। तो इसके लिए आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको साथ में आपके छोटे भाई बहनों को सबको इससे लाभ होगा। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे पाठ के लिए। अम्ल क्षारक व लवण, जैसा कि आपने देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो अम्ल क्षारक व लवण जो लिखा है। अब इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम समझेंगे, तो इनको ये नाम दे रखा है। क्यों दे रखा है? इसकी शुरुआत हम करते हैं पहले स्वाद से। जब हम चीजों को चखते हैं, अगर आपने पानी पतासी खाई है, जैसे बेलपूरी पानी पूरी खाई है आपने, जिसे गोलगप्पे भी कहा जाता है, आपने अगर ठेले पर गोलगप्पे खाए हैं तो आपने पानी पिया होगा। जैसे ही आपने पानी पिया तो कितना खट्टा लगा होगा, बिल्कुल खट्टा। ठीक है, और उसी जैसे अगर आपने कभी नहाते समय आपने कभी साबुन को चख लिया तो वो कैसा लगा आपको? कड़वा सा लगा। और अगर मान लो आपने किसी को टेबलेट लिए, पेट दर्द की टेबलेट लिया, कोई भी एक टेबलेट लिया, उसको जिससे आपने मुंह में रखा उसका स्वाद कैसा हो गया? बिल्कुल कड़वा सा हो गया। तो अगर स्वाद के रूप से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे उसके गंध में अलग अलग परिवर्तन होगा। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे कि अम्ल होते क्या है, क्षारक होते क्या है और लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अम्ल की बात करेंगे। तो अम्ल को कहेंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, एक ऐसे तत्व, पूरे पदार्थ को नहीं, जैसे तत्व होते हैं जो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे, जिनके प्रभाव से वो पूरा का पूरा कोई खाद्य सामग्री वो भी क्या हो जाती है? खट्टी हो जाती है। जैसे दही ले लो, दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। तो दही खट्टा होता है कि नहीं होता है? उसके बाद में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गई, तो हर एक चीज खट्टी होती है। तो खट्टी में क्या है? इनमें अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अगर बात करेंगे क्षारक की, तो क्षारक जैसे साबुन हो गया, ठीक है, दावन सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? क्षारक। अब इन दोनों का जो मिला जुला रूप होगा वो क्या कहलाएगा? लवण। क्या कहलाएगा? लवण। अब उनको ठीक से समझेंगे कैसे। सबसे पहले जो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार, इन दोनों को डिफाइन करेंगे, अम्ल और क्षारक। अच्छा, आपको ये बार बार कंफ्यूजन होता होगा कि क्षार क्या होता है, क्योंकि यह क्षारक लिख रहा हूं मैं और यहां पर क्षार। तो अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे। क्षारक जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व क्षारक होते हैं, अगर वो जल में घुलनशील हो तो कहलाएंगे क्षार। ठीक है, अगर जो तत्व जल में घुलनशील हो तो कहलाएंगे क्षार, और बाकी जो नहीं होंगे वो क्षारक के है। तो प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता है। ठीक है, अम्ल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। अगर हम आम भाषा में कहें तो क्या कहेंगे हम इसको? तेजाब। क्या कहेंगे? तेजाब। एसिड कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? अम्ल को
एसिड तो हो गया तेजाब, क्षारक हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें एग्जाम्पल वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो उसको बुक को पूरी को आराम से पढ़ना है। पहला पेज आपने ओपन किया, उसको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे आएगा, अम्ल के बारे में आ रहा है, स्वाद में क्या होते हैं, चलो खट्टे होते हैं। यहां तक इसको देख लिया कि स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे। पहला पॉइंट हमारा हो गया, स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे। यहां देखेंगे स्वाद में क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। समझ में आ गई। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, और क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। अब देखो एक होता है लिटमस, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ूंगा, पर इसको यहां पर पहले लिख लेते हैं कि लिटमस को क्या है, कल जो लाल लिटमस है, जो नीला लिटमस है, उनको माध्यम से जो लिटमस है एक तरह का क्या है, चलो इसके बारे में अभी बता देता हूं, बाद में क्या बताना, क्योंकि किताब में जो है आपके इसमें थोड़ा सा इसकी डिटेल पीछे दे रखी है। शुरुआत में केवल ऐसा लिखा रखा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, पर लिटमस होता क्या है, ठीक है। लिटमस क्या होता है, प्राकृतिक रूप से एक पौधा होता है, इसका पौधा कौन सा होता है, लिचेन। पौधा कौन सा होता है, लिचेन। तो पौधे का नाम हम लिख सकते हैं यहां पर लिचेन। पौधा कौन सा है, लिचेन पौधा एक तरह से। तो उस पौधे की शाख होती है, जैसे पत्तियां होती है ना, जैसे पत्तियां, तो उस पत्तियों के माध्यम से इस तरह से रेशा बनाया जाता है, ठीक है। तो लिटमस उसको हमने नाम दिया, क्यों, क्योंकि लिचेन पौधे के भाग से जो बनाया गया वो क्या काम करता है, एक रंजक का कार्य करता है। रंजक का मतलब रंजक बोलेंगे हम। अब देखो काम क्या करेगा, रंजक किसको बोलेंगे, जो रंग को परिवर्तन करता हो, जो रंग को परिवर्तन करता हो। लिचेन पौधे का एक ऐसा भाग है जो रंग को परिवर्तन करता हो। क्यों करता है, किसी न किसी प्रभाव से। अब प्रभाव कैसा होता है, जैसे कोई एक जलीय विलयन है, ये एक बीकर हो गया, क्या हो गया, एक बीकर। अब उसको इसमें डालेंगे, मिलाएंगे, जो लिटमस है, लिटमस का कोई है, उसको मिलाएंगे, मतलब इसमें डालेंगे, मिलाना नहीं है, उसको डालना। जैसे इसमें डाल दिया हमने, डालते उसका रंग परिवर्तन होने लग जाता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो ये जांच के लिए काम आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक कैसे, क्योंकि ये पौधे से प्राप्त हो रहा है। लिचेन क्या है, एक तरह से पौधा। लिचेन एक तरह से क्या है, पौधा। हम बना नहीं रहे हैं इसको, ये पौधे से प्राप्त कर रहे हैं। तो कई सारे से प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षार है। चलो ठीक है, इसको यहां पर थोड़ा सा विराम देंगे। क्या करेंगे, इसको यहां पर विराम देंगे। तो इसको हमारा दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा दूसरा पॉइंट, कि नीले लिटमस को लाल रंग कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करेंगे, जब जैसे कोई अम्ल का विलेन है, विलेन बोलेंगे जो घुलनशील हो। विलेन क्या होता है, जैसे जल में कोई घुली हुई चीज होती है ना, जैसे बीकर के अंदर कोई घुला हुआ है, ये बीकर हो गया, इसमें कोई घुली हुई चीज है, तो ये विलेन है। यहाँ पर जो भी घुला हुआ है वो भी क्या है, विलियन। अब विलियन में जैसे डालेंगे तो नीला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र, उसमें जैसे हम डुबोएंगे तो वो नीला क्या हो जाएगा, लाल। नीला क्या हो जाएगा, लाल। अब इसमें पॉइंट डालते हैं यहां पर कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं। तो अम्ल तो क्या है, स्वाद में खट्टे हो गए, क्षार क्या है, स्वाद में कड़वी हो गई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, स्वाद में ये कड़वी हो गई। अम्ल जो है नीले से लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल। नीले से क्या करेगा, लाल। जबकि क्षार क्या करेगा, लाल से नीला।
ठीक है। तो जैसे समानता या अंतर विभिन्नताओं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि अम्ल व क्षार में अंतर बताइए, तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये समझने की दृष्टि से भी हो गया और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी हो गया कि आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ये क्या है, अब जैसे अम्ल है, जैसे अम्ल है तो ये क्या करेंगे, जलीय विलयन में जैसे अम्लों को घोला जाता है, किसमें, ये जैसे ये विलयन क्या अम्ल डालेंगे इसमें, तो क्या ये जलीय विलयन में इनको घोला जाता है। तो जलीय विलयन में ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, ये क्या है H प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, मुक्त करते हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं आगे। क्षार क्या करेगा, फिर क्षार करेगा जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड, कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, मुक्त करते हैं। आगे बात समझ में, मुक्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनका अंतर। अब अगर बात कर ली जाती है, इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे। पहले ये हमारा जो एक मुख्य रूप से आपको जो इस पार्ट से प्रश्न पूछा जाता है वो हो जाएगा, और साथ के साथ इसको समझने की हो जाएगी। अब फिर चलेंगे हम बुक के अनुसार, बुक में कौन कौन से क्या दे रखे हैं क्रियाकलाप वगैरह, वो भी हम साथ में लेकर चलेंगे। अब अगर बात की जाए कि प्रबल कौन से होते हैं, मतलब सबसे प्रबल मतलब सबसे शक्तिशाली, ऐसे कौन से अम्ल होते हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं HCl। कौन सा होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे क्या कहते हैं, HCl को। याद आपको मैंने पढ़ाया था, क्या कहते हैं इसको, अम्लों का राजा। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। HCl को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर उसके बाद में हो जाएगा H2SO4। ये जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, मैंने इसलिए तो कहा था कि जो नहीं पढ़ा हो अभी तक पहला पार्ट, वो पढ़ ले। हमने इसको पढ़ा था, इसको क्या नाम दे रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और कौन सा होता है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, और नाइट्रिक अम्ल। तो क्या, तो HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रिक। तो ये हो जाते हैं प्रबल अम्ल। साथ में इधर भी कुछ ना कुछ प्रबल होगा। प्रबल क्या होगा, क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब इनमें से हम प्रश्न निकालेंगे कि दावन सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, व्यंजक चूर्ण वगैरह, ये सब हम इनमें से ही पढ़ेंगे। NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कौन सा गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये क्या हो गए, प्रबल हो गए। अब इनमें भी दुर्बल भी होंगे, कुछ दुर्बल हो सकते हैं इसमें, और इस तरह इसमें भी कुछ दुर्बल अम्ल होंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं दुर्बल अम्लों के बारे में। जो सबसे दुर्बल अम्ल कैसे होते, कौन से होते हैं, तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, CH3COOH, CH3COOH। तो ये क्या हो गया, लगभग सबसे दुर्बल अम्ल हो गया। इसके बाद में लैक्टिक की बात करते हैं, लैक्टिक अम्ल हो गया। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बोला था। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, बताओ,
अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। उसके बाद में अब जब हम इसमें छाछ मिलाते हैं तो वो छाछ भी तो दूध की बनी होती है, फिर वापस वो दही में आ जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध से लेकर दही में, दही से लेकर छाछ तक सब में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। तो ये लैक्टिक अम्ल कौन सा हो गया? दुर्बल। दुर्बल है तभी तो हम आराम से खाते पीते हैं बार बार। अगर प्रबल होता, HCl को खा लो, HCl खा नहीं सकते, पर HCl हमारे शरीर में होता है। कहाँ पर होता है HCl? हमारे शरीर में होता है। जब हम पढ़ेंगे कौन सा होता है? फंडामेंटल, शारीरिक मूल क्रियाएं, जो कौन सा था पार्ट हमारा? कौन सा पार्ट था हमारा? जब इसमें पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र में लैक्टिक अम्ल के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में HCl अम्ल जो हमारा आमाशय उत्पादित करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो अम्ल सारक पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये फल सब्जियों में आने वाले अम्ल है। कौन से हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। तो फल सब्जियों में आते हैं इसलिए हम आराम से खाते हैं। समझ में आ रही बात? अगर हम बात करें दुर्बल सार की, किसकी बात करेंगे? दुर्बल सार की। तो दुर्बल सार कौन कौन सा हो गया? NH4OH, NH4OH, NH4OH। अब देखो इनमें सार क्यों कहा जाता है? सार कौन से होते हैं? जो जल में घुलनशील होंगे। जल में घुलनशील सारक, जल में घुलनशील सारक। अब जो जल में घुलनशील सारक होंगे उन्हीं को हम केवल सार कहेंगे, बाकी पूरे पूरे सारक सार नहीं होते हैं। समझ में आई बात? अब हम बात कर रहे हैं वापस पाठ के शुरुआत से। पाठ के शुरुआत से हमने देखा कि कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए थे, कुछ उदाहरण दिए गए थे, जिनमें आपको प्याज वगैरह तक भी कहा था, और साथ में जो स्वाद में खट्टे, गंध और इस तरह के आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल दिए गए थे। तो आपको पूरा पाठ पढ़ना है शुरुआत से लेकर अंत तक। वीडियो देखने से पहले आप पाठ को पूरा पढ़ के आया कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने से पहले पूरा पाठ पढ़ा कीजिए, उसके बाद में आप इसको देखा कीजिए वीडियो को। चलो, तो अपनी अपनी बुक खोल रखी है आपने। तो बुक में आपने पहला क्रियाकलाप देखा है 2.1, ठीक है। 2.1 देख लिया। कौन सा 2.1? 2.1 क्रियाकलाप है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, इन सभी अम्लों के बारे में नमूने एकत्रित करने को है। तो अगर आपकी क्लास में, मतलब जब आपकी स्कूल के अंदर इस तरह से आपको प्रयोगशाला स्थापित की गई है तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको काम में आने वाली तो है नहीं, आप केवल देख सकते हैं अगर प्रयोगशाला है तो, नहीं तो ये कहां से देखेंगे आप। आगे बात करेंगे क्रियाकलाप 2 की, ठीक है। क्रियाकलाप 2 की, क्रियाकलाप 1 आपने अच्छी तरह से देख लिया, इसको पढ़ लेना है आपको। क्रियाकलाप 2, ये बारीक प्याज कटी हुई है, इसमें स्वच्छ कपड़ा रखा है, तो ये एक तरह से क्या काम करेगा? ये भी सूचक का काम करेगा। किस प्रकार करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में 2.3, सीधे सीधे साथ के साथ चलते रहिए कि अभिक्रिया कैसे करते हैं। 2.3 को हम अच्छे से थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे क्योंकि आपके आगे इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आपके क्रियाकलाप, किसकी? क्रियाकलाप 2.3। ये क्रियाकलाप आपको सिखाने के लिए होते हैं कि अगर आपके पास में प्रयोगशालाएं हैं तो आप उनमें प्रयोग करके आप देख सकते हो, सीख सकते हो। क्योंकि जब तक बच्चा खुद करेगा नहीं, जब तक विद्यार्थी खुद क्रियाशील नहीं होगा, खुद अपने हाथों से काम नहीं करेगा, तब तक वो सीखेगा नहीं। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? इनको साथ में प्रयोग करना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपके प्रयोगशाला नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर
क्रियाकलाप, ये हो गया हमारा स्टैंड पर, यहाँ पर ये स्टैंड हो गया। साथ में ये जो टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, परक नली को इस तरह से ले लिया, इसको हमने इसको बांध रखा है, क्या कर दिया इसको, मतलब इसको इसमें स्टैंड करा दिया। ठीक है, अब उसमें क्या है, जैसे कि आपका जो क्रियाकलाप है 2.3 उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्रियाकलाप 2.3 उसमें जो लिखा हुआ है उसमें देखिएगा आप, यहां पर ये जो है एक विलियन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एक विलियन भरा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके किताब में, इसमें क्या भरा हुआ है, आप अपना जो है निकाल के देख लीजिएगा। क्रियाकलाप 2.3 इसमें क्या लिखा हुआ आपके, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखा हुआ इसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये बताइए तनु और सांद्र में क्या होता है। देखिए जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो और अम्ल ज्यादा हो, अम्ल ज्यादा हो और पानी बिल्कुल थोड़ा सा हो, वो तो हो जाएगा सांद्र। और जिसमें अम्ल तो थोड़ा सा और पानी अधिक हो, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु का मतलब है इसमें पानी अधिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो प्रभावशाली, जैसे हमने पढ़ा था अभी प्रबल HCl, H2SO4, साथ में हमने क्या पढ़ा था नाइट्रिक अम्ल, तो ये क्या है, H2SO4 ही तो है ये, तो ये क्या है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रबल है। इनको सीधे रूप में अगर हम प्रयोग में ही नहीं ले सकते, क्योंकि सीधे रूप में अगर प्रयोग अगर सीधे रूप में हमने प्रयोग में लिया इनको, तो हो सकता है इनसे क्या हो सकता है, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, कोई टेस्ट, ये जैसे परख ने लिए टूट सकती है, क्योंकि तेजाब बहुत भयंकर होता है और बहुत ही खतरनाक रूप से इसके प्रभाव देखे जाते हैं। अगर मान लो हाथ में लग गया तो हमारे हाथ जल सकते हैं, कहीं टेबल पर गया टेबल पर निशान हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया H2SO पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो एक चिमटी है आपके पास में, क्या है आपके पास में, एक चिमटी है, तो आपने क्या डाले इसमें, जिंक के टुकड़े, क्या डाले आपने इसमें, जिंक के टुकड़े। तो जिंक क्या है, एक तरह से धातु है, जिंक क्या है, एक तरह से धातु, जिंक क्या हो गई इसमें, धातु। अब यहां से जो है इसको पूरा का पूरा पैक कर रखा है और यहां से जो है पाइप लगा रखा है, और किसमें, एक बीकर है, क्या है यहाँ पर, एक बीकर है। तो उस बीकर के माध्यम से इसको वापस इसमें से निकाल रहे हैं। अब देखो यहां पर एक मोमबत्ती है, क्या है यहाँ पर, मोमबत्ती। अब बात समझने की यहां पर है कि इसको किस तरह से आप समझेंगे। ये तो आपको बुक में भी दे रखा है, आपको समझने से क्या होगा, समझेंगे कैसे आप। सबसे पहले क्रिया कौन कर रहा है, H2SO4 मौजूद है, क्या है, H2SO4, जिसे हम कहेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पर मौजूद है, परक नली में। हमने ऊपर से इसमें क्या डाला, जेडन के टुकड़े, मतलब जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े इसमें हमने डाले हैं, किसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। आगे क्या क्रिया हुई, आगे क्रिया हुई कि ये जो जिंक है, जिंक धातु है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल वाले जो सल्फेट के साथ में क्रिया कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लेगा, बॉन्ड, मतलब बंध बना लेगा, ठीक है। ZnSO4 ये हो गया इसका संगठन, ये बन गया, कौन सी होगी, इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि हमने कब कहाँ पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया में, समीकरण वाले पार्ट में, जो हमारा पहला पार्ट था रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। तो आपको ये ज्यादा और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये जिंक किससे क्रिया कर लेगा, SO4 से। आगे क्या बचा, जब ये इससे निकल गया तो H2 मुक्त हो गई, और H2 गैस है, मुक्त हुई है, तो कहाँ जाएगी, H2 गैस ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी, पाइप में जाएगी, और पाइप में जाने के बाद में इस बीकर के माध्यम से अंदर आएगी। अब ये बीकर का पानी, बीकर में क्या हो गया, कोई जलीय विलयन हो गया, क्या है, बीकर में जलीय विलयन हो गया। अब कौन सा विलयन दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी विलयन दे रखा हो, क्या मुक्त हो रही है, ठीक है। ये साबुन का विलयन दे रखा है, कौन सा दे रखा है, ये साबुन का विलयन, साबुन का विलयन।
तो बच्चों आप किताब साथ में लेके बैठा करो हमेशा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किताब साथ में लेके नहीं बैठा हो, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या है यहाँ पर बच्चे बुक लेके नहीं बैठे रहते हैं कि किताब घर पे रह गई, कभी रहते हैं किताब नीचे रह गई, कभी ऊपर बैठे हैं छत पे, तो करने कौन लेके आएगा। किताब साथ में लेके बैठा करो पढ़ने के लिए, ताकि इसको क्या है आप ठीक तरीके से देख सको। ये साबुन का विलयन है, जैसे हाइड्रोजन की गैस यहाँ से निकलेगी, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन की गैस यहाँ से निकलेगी। अब ऊपर जाएगा हाइड्रोजन के बुलबुले, क्या जाएगी, बुलबुले। जैसे हाइड्रोजन के बुलबुले ऊपर जाएंगे, क्यों, अब यहाँ पर बात, क्योंकि हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए तो है ना वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, इसमें घुलनशील नहीं होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो मोमबत्ती जो जल रही है हमारी, मोमबत्ती के साथ टकराएगी, फट फट सी आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी यहाँ पर, फट फट की आवाज आएगी, फट फट की आवाज आएगी। मतलब ये कभी बुझ सकती, कभी तो कभी चल रही होगी, तो ये फटफट की आवाज क्यों आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के कारण। अब हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपने देखा होगा मेलों में, जैसे ये होता है एक बॉक्स जैसा बना होता है, इसमें बैठने का कुछ होता है इनके, और यहाँ पर इस तरह से रस्सियाँ लगी होती है, और इन रस्सियों के माध्यम से क्या होता है, एक गुब्बारा होता है, क्या होता है, एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा एक, उस गुब्बारे में बैठकर लोग इस तरह से बैठे रहते हैं और ये घूमते रहते हैं। तो आपने देखा होगा बैलून, तो बलून में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन गैस ऊपर जाती है, तो ये क्या करेगी, अपेक्षाकृत वातावरण को खुद ठंडी हो जाएगी, वातावरण की गैस से बाहर हो जाएगी, तो खुद कहाँ ऊपर उठेगी, क्योंकि हल्की जो होगी वो ऊपर उड़ती है, हल्की जो होगी वो ऊपर उड़ती है। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं, आपका 2.3 कंप्लीट हो गया। इसको डिटेल से क्यों समझाया मैंने, क्योंकि आगे इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि धातु की क्रिया कराओ किससे, अम्ल के साथ में, तो क्या प्रभाव होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी, जिंक क्या है, धातु, धातुएं कौन कौन सी होती है, धातुएं होती है कॉपर, ठीक है, निकिल, आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, तो ये धातुएं होती है, मैग्नीज, ठीक है। आगे बात करना है धातु की, तो सोडियम हो गया, फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम, तो ये सारे क्या हो गए, अधातु हो गए। तो आगे हम बात करेंगे, तो जब अम्लों की क्रिया क्या कराएंगे, धातुओं से, अधातुओं से सार की क्रिया करवाएंगे, तो इनके बारे में हम आगे से पढ़ते रहेंगे। अब आपका क्रियाकलाप कौन सा है, 2.3 को आपने डिटेल से पढ़ा, उसके बाद में क्रियाकलाप कौन सा आएगा आपका 2.4, ठीक है, 2.4, तो 2.4 में ये हो गया आपका, ठीक, और उसके बाद में 2.4 के अम्ल और धातु, अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराई, ठीक है, अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराई, किसके, हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जिंक की क्रिया करवाई, और उसके बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे 2.5 की, किसकी बात करेंगे, 2.5 की, तो क्रियाकलाप निकाल लीजिएगा 2.5, क्योंकि ये क्रियाकलाप के माध्यम से आपका जो पाठ्यक्रम है वो आगे बढ़ता है, और जो जो आपको सिखाना होता है, जो जो आपके सिलेबस में आपको इसे पढ़ने लायक जो बातें होती है, वो इन क्रियाकलापों के माध्यम से पूर्ति की जाती है, और आगे आपका जो पाठ्यक्रम पूरा होगा इन क्रियाकलापों का सार होगा। एग्जाम में प्रश्न भी क्रियाकलापों से ही आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कौन से आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारी 2.5 की क्रियाकलाप की। 2.5 का क्रियाकलाप आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। देख रहे हैं इसमें दो परख नलियां हैं, ए तथा बी से नामांकित कीजिए, दो परख नलियां इनमें कोई सी भी, ठीक है। तो इसको हम वापस ड्रॉ करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके क्रियाकलाप 2.5 की, जो सा कि आपने स्क्रीन पर देख चुके हो आप। इसको वापस इस तरह से हमने स्टैंड लगाया, स्टैंड लगाने के बाद में
छोटा लगाते हैं क्योंकि हमें इसकी समीकरणों के बारे में भी देखना है। ये हो गया। टेस्ट ट्यूब लगाओ यहाँ पर परख नली, क्या लगाओ हमारे, क्या लगानी है हमें, परख नली। बहुत मोटी परख नली है हमारी, थोड़ी छोटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये परख नली हो गई, इसको स्टैंड के माध्यम से यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या डाल रखा है हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को हम दोनों भाषाओं में लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3, Na2CO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया हमने इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो HCl अम्ल की एक छोटी परख नली के माध्यम से क्या डाल रहे हैं, HCl अम्ल। क्या डाल रहे हैं, HCl। HCl अम्ल हमने परख नली के माध्यम से डाल दिया। तो इसके माध्यम से एक प्रक्रिया होगी, क्या होगी, एक प्रक्रिया होगी, वो आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, एक प्रक्रिया होगी और उसका प्रयोग, अब देखो यहाँ पर पहले तो कर दिया कि सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से HCl डाला, तो हमने इसके बाद में क्या प्रक्रिया होगी, परख नली A। कौन सी है परख नली A। अब दूसरी परख नली लेंगे B, तो उसमें क्या है, यहाँ से क्या करेंगे, एक पाइप लगा दिया हमने। क्या लगा दिया हमने, एक पाइप। यहाँ पर ढक्कन लगा दिया कोर्क का, यहाँ से पाइप के माध्यम से क्या कर दिया हमने, कोर्क का। अब यहाँ पर दूसरी परख नली के माध्यम से इसको, दूसरी परख नली में इसको लेंगे, दूसरी परख नली में इसको क्या करेंगे, हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, चूने का पानी। क्या कहते हैं हम इसको, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, चूने का पानी। ठीक है, अब देखिएगा इसकी क्रिया जो होगी वो आपको यहां समझनी है। क्या क्रिया होगी इसकी, देखो सबसे पहले एक ही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक की। ए में क्या क्रिया हुई, ए में क्रिया हुई Na2CO3 ये यहां पर था, हमने इसमें क्या डाल दिया, HCl। क्या डाल दिया हमने, HCl। क्या डाल दिया हमने, HCl। तो इसको संतुलित कर लेने के लिए बाद में हम ठीक से कर लेंगे, इसको अभी लिख देते हैं। आगे बात करते हैं तो NaCl होगा। क्या हो जाएगा इसमें, NaCl। ये क्या बन गया, NaCl। NaCl क्या बन गया, नमक। क्या हो गया हमारा, नमक। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये ठोस बनेगा। सोडियम क्लोराइड दाने दाने से होते हैं, नमक के दाने होते हैं, तो वो कहाँ से ऊपर निकल जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया। आगे हम बात करेंगे क्या बन सकता है, आगे आगे बिल्कुल जल बनेगा। अरे वाह, तो ये तो जल हो गया, जल हो गया। तो अब बात को समझो, जल हो गया और नमक हो गया। जल और नमक एक साथ रहेंगे तो क्या अलग अलग रह सकते हैं, नहीं, ये इसमें मिल जाएगा, नमक और जल आपस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम, एक्वा। क्या कर सकते हैं, एक्वा। मतलब ये क्या हो गया, नमक का एक तरह से जलीय विलयन हो गया। अब बात करते हैं क्या हो गया, CH2O, H2, H के दो है तो H2O, यहाँ से एक O ले लिया तो यहाँ पर बच गया CO2। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2 हो गया। जैसा कि मैंने आपको हिट एंड ट्रायल विधि में बताया था, आपको क्या बताया था हिट एंड ट्रायल विधि में, कि जिस तरह से आपको काउंट करना है। यहाँ पर 2 था तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। आप देखा कि Cl 2 हो गया, मतलब क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। साथ में देखा कि सोडियम भी 2 है, तो पूरा पूरा NaCl को ही 2 कर देते हैं, 2 से गुना कर दिया। अब H2O, अब हमारे पास क्या बचा है, CO2। CO2 क्या होती है, गैस। CO2 क्या होती है, गैस। गैस ऊपर की तरफ जाएगी, मुक्त हो रही है, तीर की निशान ऊपर की तरफ लगा दो,
CO2 गैस मुक्त हो रही है, ऊपर की तरफ जाएगी। आने दो, ये आ गई, कहाँ पे आ गई है? अंदर, इसमें आ गई, चूने के पानी में। हमारा कौन सा पानी है? चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आ गई कौन सी गैस? CO2। जैसे ही CO2 प्रवेश करेगी, परक नली कौन सी है? परक नली बी की रासायनिक समीकरण हम यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे बी में? क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या ले ली ऊपर से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने ऊपर से क्या ले ली? CO2। ये क्या आ रही है? CO2। इसको ठीक से लिखते हैं, CO2। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में यहाँ पे हमने डाल दी। अब इसका प्रभाव क्या होगा? देखिएगा, प्लस CO2 तो CaCO3, इसको एक को छोटा लिखा करो, इसके साथ में CO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे? श्वेत अवक्षय। बिल्कुल सफेद पाउडर बन गया, बिल्कुल ये सफेद पाउडर बन गया, बिल्कुल बुरा दशा। अब इसका क्या हो सकता है काम में? कुछ भी काम में आ सकता है, बिल्कुल। संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। साथ में अब यहाँ पर क्या बना? जल। अब देखो यहाँ पर जल, जैसे जैसे इसका जल वाष्पित हो जाएगा, धूप में रख दिया हमने इसको, अगर इसको हम धूप में रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जल क्या हो जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। हमारे पास जो CaCO3 है, उसका हम प्रयोग क्या क्या कर सकते हैं? खड़िया बनाने में, चौक। हमारे जो चौक है हमारा, जो ब्लैक बोर्ड पर, अभी ये तो व्हाइट बोर्ड हो गया, तो व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक चल रहा है, पर पहले जो सरकारी स्कूलों में चलते थे, और मतलब काले वाले चाम पट पर जो सफेद चौक, वो इससे बनते थे। ठीक है। बाकी पुताई में काम में लेने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट में। संगमरमर का सूत्र भी यही होता है, मैंने आपको बताया था, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। क्रियाकलाप समझ में आ गया आपको? ये क्रियाकलाप आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और कई सारे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो बोर्ड के एग्जाम से संबंधित आपको मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। आपको 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में आधा पार्ट भी कंप्लीट होता है तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। क्योंकि आपको अगर यही पढ़ने के लिए अगर कहीं दूर जाना पड़ता, कहीं कोचिंग में जाना पड़ता, तो वहाँ आपको पैसे देने पड़ते, और साथ में आपको क्या है, इसी तरह से आपको टाइम बर्बाद होता है आपको आने जाने में। तो आप ये घर पे पढ़ सकते हो, साथ में अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को भी आप पढ़ा सकते हो। कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? 6 से 12 तक, 6 से 12 तक पूरी साइंस मैथ। आगे बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे हम आगे? कौन सी? क्रियाकलाप 2.6। क्रियाकलाप 2.6, उसमें क्या पूछा जाएगा कि अम्ल व क्षार आपस में क्रिया कैसे करते हैं। ठीक है। तो उसके साथ में उदासीनीकरण की परिभाषा क्या है। ठीक है। और आगे इनके बारे में, ऑक्साइड के बारे में। तो हम बात कर रहे थे उदासीनीकरण की। क्या होता है ये उदासीनीकरण? उदासीनीकरण क्या होता है? तो इस शब्द को पकड़ो यहां से, उदासीन आदमी क्या होता है? न तो खुश होता है, न ज्यादा दुखी होता है, बिल्कुल उदास सा हो गया, न तो रो रहा है, न वो हंस रहा है, क्या है? बिल्कुल चुपचाप बैठ गया कि नहीं मैं तो कौन बोलूं, कोई इश्यू है? क्यों? मतलब रूस गयो, उदास हो गया। तो उदास हो गया मतलब उदास हो गया, वो उदास क्यों हो गया? कि उसको न तो पॉजिटिव मिल रहा है कुछ, न नेगेटिव मिल रहा है कुछ, वो तो बराबर हो गया। न तो वो हंस रहा है, न ज्यादा खुश है, न रो रहा है, बस उदास हो गया, नहीं बात करेगा किसी से। तो ये उदास कैसे हो गया? उदास कैसे हो गया? क्योंकि जब हम अम्ल व क्षार की क्रिया कराएंगे, जब अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करते हैं, अम्ल व क्षार प्लस
बराबर क्रिया करते हैं तो साथ में क्या बनता है, लवण। क्या बनेगा, लवण। ठीक है, लवण और जल, लवण और जल, लवण और जल, यही क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। जैसे फॉर मतलब एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम बार बार ये लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और HCl बार बार आपको याद भी रहेगा, कंफ्यूजन होती नहीं है, आराम से जुड़ जाता है किसी में भी। अब सारक की बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने से क्या है कि आपको जल्दी याद होता है, जल्दी समझ में आता है। बड़े एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या था। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को क्या होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आगे हम तीर का निशान लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रिया हो रही है, जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया में बताया था। अब यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl। अरे वाह, ये तो वापस क्या बन गया हमारे पास, नमक। क्या बन गया हमारे पास, नमक। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, HCl और NaOH आपस में क्रिया कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या बचेगा, Na, सोडियम इधर आ गया, सोडियम, सोडियम इधर आ गया, क्लोरीन ये यहाँ पे आ गया, H ये हो गया, H 2 हो गया, ये एक H, तो H2O क्या हो गया, H2O। अरे आप ये क्या बन गया हमारे पास, जल। ये हो गया हमारे पास नमक। तो इस तरह से हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो, धातु जो ऑक्साइड होंगे वो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, जिंक वाला ऑक्साइड, जिंक ने, तो धातु ऑक्साइड थे, जिंक वाला हमने उदाहरण पढ़ा था, जिंक वाला चनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, ये धातु के ऑक्साइड होंगे, धातु ऑक्साइड होगा, वो क्रिया करेगा अगर अम्ल से। किससे क्रिया करेगा, अम्ल से। अम्ल क्या होगा, कोई सा भी अम्ल, चाहे कोई सा भी अम्ल हो, उससे जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वो भी एक तरह से लवण। क्या बनाएगा, लवण। कोई भी एक ऐसा लवण बनाएगा जो उदासीन होगा। और जल, लवण क्या होगा, जल। उसके बाद में अब अधातु का ऑक्साइड होगा तो वो किससे क्रिया करेगा, अधातु का। किसका, अधातु का ऑक्साइड होगा, अधातु का कोई ऑक्साइड होगा तो वो किससे क्रिया करेगा, वो क्षार से क्रिया करेगा। अधातु का ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, क्षार से। और वो भी क्या बनाएगा, लवण व जल, लवण व जल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। किस तरह से कि जैसे आपको एग्जाम्पल में बार बार पूछा जाता है कि अब धातु ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, अम्ल से। अधातु ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, क्षार से। क्योंकि यहाँ पर अधातु वाली बात आ रही है ना, हमने पहले बार बार कहा है, NaOH हो गया, सोडियम, तो ये सारे जो सोडियम वाले हो गए, पोटेशियम वाले हो गए, ठीक है, कैल्शियम वाले हो गए, तो ये कौन से एग्जाम्पल होंगे जहां पर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल कौन से आएंगे, अधातु वाले। अगर जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक है, सिल्वर की बात करें, आयरन की बात करें, ये कौन से होंगे, ये धातु। ये कौन से हैं, अधातु। ये किसके साथ क्रिया करेंगे, क्षार के साथ, तो लवण बनेगा। ये किसके साथ क्रिया करेंगे, अम्लों के साथ, तो लवण बनेगा। यहां तक आपको कोई समस्या आई क्या, बिल्कुल आपको पूरा पूरा यहाँ से डिटेल से हमने समझा दिया है। अब आगे हम बात करेंगे, कुछ आपको प्रश्न दे रखे हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो प्रश्न आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपने देखा, पहला प्रश्न आपने देखा, चलो आप देखिए पहला प्रश्न कौन सा चल रहा है आपके। हाँ, तो आपके जो पहले मैं बुक ही ले लेता हूं। आपने देख लिए आपके प्रश्न, ठीक है, 2.7 तक आपने का हो गया, आपने जो पढ़ना था आपको
2.7 तक क्रियाकलाप हो चुके हैं। उसके बाद में आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं बुक में, बुक उठा लीजिएगा आपकी। पीतल व तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, खट्टे पदार्थ और पीतल, खट्टा क्या है? अम्ल। खट्टा क्या है? अम्ल। दही हो गया खट्टा, खट्टा अम्ल हो गया। अम्ल को हम धातु के साथ में रखेंगे, जैसे पीतल का हो गया, ठीक है, तांबे का हो गया, तो ये धातु है। धातु के बर्तनों में हम धातु के बर्तनों में हम रखेंगे अगर खट्टा कोई अम्लीय पदार्थ, दही जैसा हो गया, कोई भी ऐसी चटनी वटनी हो गई खट्टी, तो वो क्या हो जाएगी, उससे क्रिया करेगी तथा हाइड्रोजन मुक्त करेगी, साथ में लवण बनाएगी और विषैला पदार्थ बनाएगी। क्या बनाएगी? विषैला पदार्थ बनाएगी। और वो क्या करेगी? खाने लायक नहीं रहेगी, खाने लायक नहीं बनेगी, जो कि हानिकारक हो जाती है। दही को अगर हम तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रखेंगे तो उससे क्रिया करके विषैली हो जाएगी, ठीक है, और वो हानिकारक हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हमने पहले भी पढ़ा था, एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल हमने लगातार कर लिए। धातु के साथ क्रिया करने पर कौन सी अम्ल के साथ क्रिया करेगी धातु? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब बात करें कोई एक धातु, तीसरा आपने पढ़ा कोई धातु यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट होती है, तो उत्पन्न होती है। उत्पन्न गैस की जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। बुझा देती है तो इसका मतलब वो जरूर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। अगर कोई गैस को, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है कोई गैस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो कौन सी क्या होगी? ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल तो देख लिया हमने, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से हम अगर क्रिया कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से हम अगर क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया कराएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट से HCl अम्ल की। किसकी क्रिया कराएंगे? HCl की, ठीक है, HCl की क्रिया कराएंगे। तो जैसा कि इसने कहा है कि क्या बन रही है, कैल्शियम क्लोराइड एक धातु है, कैल्शियम क्लोराइड तो एक धातु है, प्लस उसमें एक गैस निकल रही है जो कि मोमबत्ती को बुझा रही है। मोमबत्ती को बुझाने के लिए कौन सी काम आती है? कोई भी चीज को मैंने आपको पहले बताया था, बुझाने के लिए कौन सी गैस काम आती है? CO2। CO2 काम आती है गैस को बुझाने के लिए। यहां से देख लीजिएगा एक बार, सारा समीकरण हो गया क्या? क्लोराइड 2 है, यहाँ पर इसको 2 कर लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया एक एक्स्ट्रा और 2 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। CO2 यहाँ से CO2 गया तो एक और हो गया, तो H2O क्या हो गया? H2O, मतलब जल भी हमारे साथ यहाँ पे बचेगा। ये गैस है, गैस को ऊपर की तरफ निकाल देंगे, गैस मुक्त हो रही है, तभी तो वो उसमें जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आगे हम बात कर रहे थे, कौन सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा? कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी बार बार हम कंफ्यूज हो रहा हूँ बोलने में। कैल्शियम क्लोराइड कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। तो कार्बोनेट का नाम आ जाता है बीच में, क्योंकि अभी कई सारे एग्जाम्पल हमने कैल्शियम कार्बोनेट के ले लिए। और साथ में CaO जो है, इसको क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। इसका एक विस्तृत जो रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट है, उसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, जो मकान में पुताई के लिए काम आती है। अब देखो यहाँ तक हमारा जो पार्ट था जो हमने पढ़ लिया था। डिफाइन में हम एक बार फिर से ले लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, तो उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे अम्ल व सारक से। अम्ल व सारक में क्या क्या परिभाषाएं हैं, मतलब क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। अगर हम दोनों को अलग अलग करके देखें, अम्ल क्या है, सार क्या है। अम्ल खट्टे होते हैं, सार कड़वे होते हैं। अम्ल की जो है लाल, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले को क्या करेंगे? लाल। जबकि सार क्या करेंगे? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब बात करते हैं आयन की। को अम्ल क्या करेंगे? जलीय विलयन में H+ या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जबकि सार क्या करेंगे? सार क्या करेंगे? जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन
जो कि उसमें ऋणात्मक होता है। कौन सा होता है? ऋणात्मक आयन मुक्त करते हैं। उसके बाद में हमने देखे थे प्रबल कौन सा? सबसे प्रबल अगर बात की जाए तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन सा है? HCl। HCl को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। सबसे प्रबल होता है अम्ल HCl। तो हमने यहां तक पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद में सूचक के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि सूचक क्या होता है? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से हमें यह पता लग जाए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षार है। अम्ल व क्षारों की पहचान करने के लिए प्रयोग किए गए पदार्थ या तत्व या माध्यम क्या कहलाते हैं? सूचक। सूचक कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्राकृतिक हो सकते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कृत्रिम हो सकते हैं, बिल्कुल कृत्रिम हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक हो सकते हैं, कृत्रिम हो सकते हैं, और एक हो सकता है गंधीय सूचक। कौन सा हो सकता है? गंधीय सूचक। ये इसके बारे में भी आपको पढ़ेंगे, गंधीय सूचक। प्राकृतिक कौन से? जो प्राकृतिक पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लिटमस। लिटमस कौन सा होता है? लिचियन के पौधे से निकाला हुआ एक भाग, ठीक है। अगर हम बात करेंगे और क्या वो लिटमस ही होता है? नहीं, लिटमस के अलावा क्या होता है? क्या होता है? गोभी। गोभी भी होती है, लाल गोभी होती है, एक लाल पत्तेदार गोभी होती है, वो भी इसी तरह का रंजक निर्माण करती है जो एक सूचक के रूप में काम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में हल्दी, बिल्कुल हल्दी भी एक तरह से सूचक है। अगर आपने कभी हल्दी की सब्जी खाई है या फिर आपने मान लो आपने गीली हल्दी हाथ में ली है, ठीक है, हाथ में लिया, आपके शर्ट पर कहीं आपको गीली हल्दी से आपने हाथ लगा दिया या निशान हो गया, सब्जी का भी निशान हो गया हल्दी का। उसके बाद में जैसे आपने उसमें साबुन रगड़ा, ये जैसे निशान हो गया है, बस साबुन रगड़ा, तो पहले कौन सा निशान था? पीला पीला सा, ठीक है। उसके बाद में जिसे साबुन आपने लगाया तो ये कौन सा हो जाएगा? लाल। कौन सा हो जाएगा? लाल। तो कौन सा हो जाएगा? लाल। इसका मतलब साबुन क्या है? क्षार। साबुन क्या है? क्षार। क्योंकि नीले को लाल कर देता है तो ये पीले को भी लाल कर रहा है, इस तरह से लाल रंग तो दे दिया ना इसने। तो हल्दी क्या है? हल्दी भी एक तरह से प्राकृतिक सूचक है। अगर हम बात करें कृत्रिम सूचकों की, किसकी बात करें हम? कृत्रिम सूचकों की, तो मेथिल कौन सा होता है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है रासायनिक एक जो है पदार्थ होता है मेथिल ऑरेंज। तो ये कृत्रिम रूप से पहचानने में काम आता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। गंधीय सूचकों की बात करें तो क्या हो सकता है? प्याज, बिल्कुल प्याज ही, प्याज से पता लग सकता है, जो कि आपने 2.1 में पढ़ा था या 2.2 था, कौन सा था वो, जिसमें प्याज और सफेद कपड़े को, बिल्कुल श्वेत कपड़े को उसमें एक थैली में बांध कर रख लेते हैं फ्रिज में, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्याज हो गया, उसके बाद में कौन सा? लौंग। प्याज हो गया, लौंग हो गया, और तेल भी हो गया। तेल भी इस तरह से गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इनसे संबंधित हमने सूचकों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज शुरुआत कर लेते हैं और पाठ के अंत अगली क्लास में करेंगे। आज हम एक सी चीज भी पढ़ लेते हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है। अभी आपने जैसे पढ़ा है पीएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल ये एक ऐसा स्केल होता है, ये एक ऐसा स्केल होता है जिसमें क्या है? पीएच एक ऐसा स्केल होता है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन होता है, का मापन होता है। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से देखेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन होता है, परंतु पीएच सूचकांक इसके क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। ठीक क्या होता है? इसके उल्टा होता है। जैसे हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो 7 से कम होगा, जितने ज्यादा होंगे उतने पीएच का मान 7 से कम होगा।
जितने हाइड्रोजन कम होंगे, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो इस तरफ जा रहा है, तो हाइड्रोजन कम होंगे तो वो क्षार का रूप ले लेंगे। यहां पर क्या होगा, उदासीन, जिसका साथ होगा वो क्या होगा, उदासीन, जिसका साथ होगा वो क्या होगा, उदासीन, जिसका H+ होगा 6 से भी 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्ल। तो इस तरफ तो हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा इस तरफ, अम्ल। तो ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार, ठीक है। अब हम बात करें अम्ल व क्षार की, तो ये पता लगाने के लिए हमने पीएच स्केल का भी एक प्रयोग किया हुआ, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पता रहेगी, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता रहेगी। अब देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा जो शरीर, पहले तो जल की बात करेंगे, शुद्ध जल जिसे आसूत जल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आसूत जल, आसूत जल भी कहते हैं। आसूत जल का कितना मान होता है, पीएच का 7, आसूत जल का पीएच का मान कितना होता है, 7। बाकी अलग अलग जगह अलग अलग होता है, जैसे कई कुओं में जो हैंडपंप वगैरह होते हैं, बोरिंग वगैरह, बोरवेल वगैरह, उनमें अलग अलग पीएच भी हो सकती है, कहीं पर अधिक भी हो सकती है, कहीं पर कम भी हो सकती है। वो निर्भर करेगा उसकी जमीन की पीएच से। अब देखो जमीन की भी पीएच होती है, हाँ बिल्कुल, मिट्टी की पीएच होती है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हमारा शरीर जो है, जो शरीर है मानव शरीर, वो कार्य करता है 7 से लेकर 7.8 तक। पीएच अगर इससे कम ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर को नुकसान रहता है। 7 से लेकर 7.8 तक अगर हमारा शरीर रहता है पीएच में, पूरा शरीर, तो उसका रहती है। अगर वर्षा की बात की जाए, वर्षा की बात की जाए, अगर वर्षा का मान 5, वर्षा का पीएच का मान जो जल होगा, वर्षा जल अगर 5.6 से कम होता है, अगर वर्षा का जल 5.6 तक पहुंचता है, उससे कम होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, अम्लीय वर्षा। क्या कहेंगे हम, अम्लीय वर्षा कहेंगे। समझ में आ रही है बात आपको, 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहेंगे। हम बात कर रहे थे मिट्टी की, तो मिट्टी की बात क्यों, क्योंकि मिट्टी की पीएच होना बहुत जरूरी है। मिट्टी की पीएच किसानों के बहुत ज्यादा काम आएगी। जैसे हम पौधे लगा रहे हैं, फसलें लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फसल उगाने से पहले वहाँ की पीएच कितनी है, मिट्टी की पीएच कितनी है, ये जानना जरूरी है। अगर मान लो पीएच उस फसल के अनुकूल नहीं है तो उसका उपचार किया जाना चाहिए। अगर जैसे उसमें कुछ नाइट्रोजन, यूरिया वगैरह जो भी उसमें डालना है, अगर पीएच के अकॉर्डिंग ही तो उसमें साथ में मिट्टी में डालेंगे खेत में, इससे फसल और भी अच्छी होगी। पाचन तंत्र, बिल्कुल पाचन तंत्र में पीएच का मान बहुत जरूरी है। जैसे हमने बताया था अमाशय में जैसे उस तरह ये होता है अमाशय में, तो यहाँ पर अमाशय में क्या होता है, HCl निकलता है। क्या निकलता है अमाशय में, HCl। तो वो क्या करेगा, हमारे पीएच को नियंत्रित करता है। पीएच को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भोजन को कौन सा पदार्थ देता है, ये भोजन को एक माध्यम में देता है। आमाशय जैसे HCl छोड़ेगा, भोजन हमारे शरीर में गया, आमाशय के HCl जैसे छोड़ रहा है तो वो भोजन क्या हो जाएगा, अम्लीय। भोजन क्या हो जाएगा, अम्लीय। अगर भोजन अम्लीय नहीं होगा तो भोजन पचेगा ही नहीं। भोजन को पहले अम्लीय करेंगे, वो गलेगा, उसका पाचन होगा, उसके साथ में क्या, भोजन के जो रोगाणु विषाणु है साथ में वो भी नष्ट होते हैं। अगर बात कर रहे थे दांतों की, हमारे जीवन में प्रयोग आएंगे कैसे कैसे दांतों की, बिल्कुल। अगर दांतों में भी अगर मान लो शरीर का पीएच, जैसे हमने वो खट्टी चीज खा ली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गोलगप्पे। कई बार आपने देखा होगा कुछ अलग अलग शहरों में, जैसे आप गए, मान लो जयपुर गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, अलग अलग जगह पर गोलगप्पे वालों के पानी अलग अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें वो अलग अलग मिलाते हैं। जैसे कोई टार्ट्रिक मिला रहा है, कोई सिट्रिक मिला रहा है, ठीक है, कोई अलग अलग मिला रहा है। तो कोई कितनी मात्रा में मिला रहा है, जैसे मान लो कोई तो 2 ग्राम मिला रहा है, कोई 2 किलो मिला रहा है, अलग अलग मात्रा में। जिसने बहुत ज्यादा मिला दिया उसे अम्ल को, टार्ट्रिक अम्ल को वगैरह, कोई भी एक सिट्रिक अम्ल हो गया, कोई सा अम्ल उसने ज्यादा मिला दिया, तो क्या करेगा, वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। कौन सा होगा, सांद्रित अम्ल हो जाएगा वो। अगर ज्यादा मात्रा में कोई भी अम्ल उसने पानी में मिला दिया, गोलगप्पे वाले ने पानी में मिला दिया, तो वो क्या, बहुत ज्यादा, जैसे हम पिएंगे हमारे दांतों को लगेगा, दांतों को जैसे लगेगा बहुत ज्यादा खट्टा, तो हमारे दांतों को क्या करेगा, नुकसान करेगा। दांतों को क्या करेगा, नुकसान। और दांतों में कौन सा टूटता है, यहाँ पर देखो दांतों में इनेमल, दांतों में होता है एक इनेमल,
जो सफेद सफेद रंग होता है दांतों का, सफेद रंग, उसको क्या कहते हैं इनेमल, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है सफेद रंग, वो इसको सफेद रंग वो उतरने लग जाता है और दांत वास्तविक रंग जो होता है पीला वाला अंदर से वो दिखाई देने लग जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। इसलिए गोलगप्पे वाले से कहा कीजिए कि ज्यादा अम्ल नहीं मिलाएं, अदरवाइज आपके दांत नुकसान करेंगे, आपके दांत जल्दी ही टूट जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे थे और हमारा जो पार्ट है वो भी थोड़ा बाकी है, तो हम उसको अगले कक्षा में पढ़ लेंगे। साथ में कुछ जो आपके पीछे वाले प्रश्न हैं उनको भी हम साथ में लेके हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था और लास्ट में फिर बोल रहा हूं, आप इस चैनल को अपने छोटे भाइयों के लिए, खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए अपने सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में इसको शेयर भी करना है, सभी दोस्तों को बताना है कि किस तरह से आप कर सकते हो। जैसे गूगल पे आप यूट्यूब खोला, आपने यूट्यूब खोलने के बाद में आपने सर्च किया यहाँ पर भार्गव सर, भार्गव सर, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे आपको मेरी फोटो दिख जाएगी और कक्षा 6 से लेकर 12 तक, कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, 10th साइंस, 10th मैथ, इस तरह से अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो क्या आप क्या निकालोगे प्लेलिस्ट, क्या निकालोगे प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम अगली कक्षा में, कौन से में, अगली कक्षा में, जहाँ पर आपको ये जो हमारा दूसरा पार्ट है ये इसको पूरा करेंगे।